नमस्कार। एक बार फिर बंगाल की राजनीति पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज यूँ तो कल सुबह अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फेज की पोलिंग शुरू हो जाएगी, यानी अब से लगभग 10-12 घंटे बाद, ठीक 10 घंटे बाद एक पोलिंग शुरू हो जाएगी और ये पहला फेज़ होगा। ये फेज़ अगर हम इसको लोकसभा चुनाव से कंपेयर करते हैं तो फिर ये बीजेपी के गढ़ में वोटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ से बांकुड़ा, पुरुलिया, बिष्णुपुर, मेदिनीपुर ये तमाम सीटें वो हैं जो बीजेपी के पास लोकसभा में थी और वो तमाम सीटों पर बीजेपी ने काफ़ी बड़े बहुमत के साथ इन सीटों को हासिल किया था। और अगर हम इसको 2019 से 2021 की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो इस स्थिति में ज़मीन पर बहुत ज़्यादा चेंज आता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि अगर हम इसको ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस वोट बैंक पर, जिस नाम पर वोट मिल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें 2019 से 2021 के बीच में नहीं बदलती। हालांकि अगर हम लोग गैस और पेट्रोल, डीजल इनकी कीमतों की बात करते हैं तो वो यकीनन मुद्दा बनाने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, राज्य की मुख्यमंत्री। अगर आपको सिलेंडर लेकर और तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा, शुरुआत में वो मुद्दा चुनाव का उन्होंने शुरू की उस मुद्दे से, चाहे वो सिलीगुड़ी में हो या फिर वो जो उन्होंने कोलकाता में एक मार्च किया था महिला दिवस पर उसमें हो, उसमें सिलेंडर उठाए हुए तमाम चीज़ें जो सिलेंडर के कटआउट थे उन सब को उठाकर ममता बनर्जी की टीम चली थी। ममता बनर्जी ने मंच पर सब चीज़ें उस समय की, लेकिन धीरे धीरे फिर वो मुद्दा उनके सामने, मुझे लगता है कि उनको नहीं लगा कि इस मुद्दे से राज्य की जनता उनके साथ जुड़ रही हो, तो वो मुद्दा वहाँ से हट गया। अगर हम 2019 से 2021 की बात करें तो बीजेपी लगातार एक चीज़ पर इस राज्य में बढ़त ले रही है, इस समय की राजनीति में बढ़त ले रही है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी स्कीम्स जिनसे किसानों को फ़ायदा हो रहा था, जिनसे बेघर लोगों को फ़ायदा हो रहा था और जिनसे गरीब लोगों को फ़ायदा मिल रहा था, उनको यहाँ इस राज्य में लागू नहीं करने दिया। मोदी विरोध के नाम पर या सेंटर के नाम पर, जिस तरह विरोध के नाम पर ममता बनर्जी ने ये कोशिश की, उस चीज़ पर बीजेपी ने यहाँ लगातार, अगर उनकी कैंपेन को आप गौर से देखते हैं तो उन्होंने उसको लगातार छुआ, उस पर लगातार प्रेशर किया, उसको हैमर किया एक के बाद एक। चाहे वो नंदीग्राम में पहुँचे मोदी के बाद, यहाँ इस राज्य के कुछ हिस्सों में, ख़ासतौर से अगर हम मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और नादिया इन पूरे इलाकों में गौर करते हैं तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा उनके वोटर, मैं बीजेपी के वोटर्स की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी की रैलियों की डिमांड है तो उसमें यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो कल जब वो नंदीग्राम में थे तो तब उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो उस तरह के भाषण देंगे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की योजनाओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख किसानों को फ़ायदा दिया, किस तरह से 40 लाख आवास बनाए गए गरीब लोगों के, किस तरह से और तमाम लोगों को फ़ायदे दिए गए। वो इस बात की तरफ कोशिश तो उनकी ये थी, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरह से सफाई या ये दिखाते हुए, आंकड़े देते हुए या तो सफाई दी या हल्ला बोला, दोनों चीज़ें आप अपनी तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा अपनी रैलियों में किसी को कोस रही हैं, किसी पर मतलब सबसे ज़्यादा अटैक कर रही हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके राज्य की कानून व्यवस्था और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को लेकर वो हर रैली में बोलती हैं। जब वो गुंडा, बदमाश और भगवा गुंडा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो उस वक्त वो ये भी बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में सब बहुत ही ख़राब हालात हैं। तो लिहाजा जब योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम में शुभेंदु के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि शुभेंदु उनको बहुत चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ पहुँचे, शुभेंदु चाहता था कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे और उनके लिए प्रचार करें, तो उसमें भी इतना ज़्यादा, हालांकि छुआ ज़रूर था सारी चीज़ों को, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। तो 2021 के चुनाव की पहली वोटिंग शुरू हो रही है बंगाल के इस जगह से जहां 30 सीटों का फैसला होना है। इस 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये 30 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जो पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, और यहाँ मिदनापुर की इस समय कांथी में हम लोग भी हैं, जहाँ की अधिकारी बंधुओं का
हेडक्वार्टर जिसको कहना चाहिए, जहां से उन परिवार ने अपने आप की ताकत हासिल की और 5,000 करोड़ रुपया का साम्राज्य ममता बनर्जी के मुताबिक, हालांकि वो उनके सानिध्य में रहे, उन्हीं की ताकत से पले, उन्हीं के नाम पर उन्होंने हासिल किया, लेकिन उनके मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए का इस परिवार पर साम्राज्य बनाया है। और ये सिर्फ शुभेंदु के जाने के साथ उनको पता चला, मतलब उनको उससे पहले नहीं पता चला। तो राज्य की ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनका पुलिसकर्मियों पे पूरा पुलिसकर्मियों के लिए वो सीबीआई जांच के खिलाफ धरने पर पहले ऐसी मुख्यमंत्री बन जाती हैं जो अपने पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं सीबीआई टीम के खिलाफ, यानी ये, और बाकायदा घेराबंदी होती है उन सीबीआई अधिकारियों की। तो ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री को ये पता नहीं चलता है कि किस तरह से शुभेंदु या उनके पिता शिशिर या भाई देवेंदु या शोभेंदु जो तीसरे भाई हैं, उन लोगों ने किस तरह से नाक के नीचे उनकी और उनके बिना जाने हुए 5,000 करोड़ का साम्राज्य काली कमाई से खड़ा कर लिया। और उनको अब वो उनकी जांच कराने की बात करती हैं। तो लिहाजा मैं बात सिर्फ 2021 के मुद्दों की थी, लेकिन यहाँ जो पहली सीटें हैं, इन सब सीटों पर बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती, एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी चीज़ों को बचाने के लिए एक सीधा सा, जो कि सभाओं में आप उनके हमलों में भी देखते हैं, जिसमें वो सीधा तंज कसते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आपने किसानों के साथ उनको देश की योजनाओं को नहीं लेने दिया, आपने उनको राज्य आवास नहीं लेने दिए, और आपने उन तमाम 5 लाख रुपया आपने उनको जो आयुष्मान भारत के हिसाब से था उसको नहीं लेने दिया। हालांकि यहाँ ममता दीदी ने 5 लाख का कार्ड दिया, जिस पर कुछ लोगों ने हमको कहा, इस तरह के लोग भी मिले, इस तरह के बच्चे, जो युवा जिसका एक बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, उसने कहा कि मैं जब कार्ड लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वो कार्ड फेंक दिया गया कि ये इस तरह का बहुत ही ज़्यादा पैसा कब आता है हमको नहीं पता, इसका खाता ख़त्म है, और हॉस्पिटल ने उनको नहीं किया। तो इस पूरे मसले पर अगर हम गौर करते हैं तो वो इस पूरी चीज़ों को हमने देखा कि किस तरह से होगा। आज हम लोग इस पूरे हिस्से में, मैं आपके लिए एक पहली बार इस तरह की चीज़ें भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। विकास जी का परिचय मैं पहली बार आपको दे देता हूं, क्योंकि हम लोगों के, मैं भी इसमें नया हूं कि उसमें हम लोग नए हैं, लेकिन YouTube पर विकास जी पहली बार मेरे साथ मुखातिब हो रहे हैं। विकास जो हैं, लगातार आपका स्वागत है विकास जी। बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं तमाम कि इस समय कल फर्स्ट फेज की होगी, तो उस समय कुछ मुद्दे जो दीदी ने उठाने की कोशिश की थी, वो मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हुए। तो मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया कि किस तरह से उन्होंने जो गैस के सिलेंडर को सिलीगुड़ी में सर पे रखकर दिखाया, फिर बाद में कोलकाता तक दिखाया, और अचानक अब वो मंच पर उसका जिक्र नहीं करती हैं। आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? देखिए, इस बार जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी धीरेन्द्र जी, तो उस चुनाव को भी मैंने कवर किया था। एक विचित्र सी लहर थी, ममता बनर्जी का एक तेवर अलग था, तमाम मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर वो सीपीएम को घेरा करती थी, बाद में उन मुद्दों पर वो कभी पलट कर गई ही नहीं। इस बार उन्हें ऐसा लगा जो केंद्र सरकार की स्कीम है, खासतौर पर मोदी सरकार ने जो चालू किए हैं, और उसकी कमियों को निकाल करके उन्होंने उछालना शुरू किया, और उन्हें लगा कि शायद ये उन्हें फ़ायदा दे जाएगा। बाद में उन्हें यह एहसास हो गया कि उन्हें फ़ायदा देने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखें, आप भी यहाँ लगातार घूम रहे हैं और बहुत ही सूक्ष्मता से आप बारीकी से विश्लेषण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा विश्लेषण आप करते हैं। आप देखें कि कोई भी चुनाव होता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी आता है। यहाँ क्या आप दिखाई देता है? विकास मुद्दा यहाँ की लोग चर्चा करते हैं कि हाँ, उन्हें रोजगार चाहिए, उद्योग होना चाहिए, लेकिन चुनाव का मेन एक्सट्रीम जो एक मुद्दा विकास होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। ध्रुवीकरण जरूर दिखाई देता है। अच्छा, ध्रुवीकरण दिखाई देता है। आज मैं आपसे आपकी एक्सपर्टाइज के बारे में, चूंकि आपने जिस तरह से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को इस देश में अलग अलग हिस्सों में कवर किया और आपने उसको गहराई से समझा, बहुत कम जर्नलिस्ट इस समय, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, जो इस तरह से जिनको ये मौका मिला कि उन्होंने इस तरह से गहराई में जाकर उसको समझ के किया, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, देश के किसी भी हिस्से में। तो मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ भी आपने इस तरह की स्टोरीज़ की। आखिर वो कारण क्या है जो आप उन इलाकों में घूम रहे थे, आप गौर कर रहे हैं कि वो नादिया में क्या चल रहा है, मालदा में क्या चल रहा है, और उस सब का क्या इस चुनाव पे असर है?
देखिए, यहाँ सीधी सी बात है कि अगर नादिया की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, आपने पहले मेवात का नाम लिया, ये वो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसकी पहचान अब मुस्लिम इलाके के तौर पर है, और अपने ही देश में हिंदू जनसंख्या जो अपने गांव में है, अपने घर में है, अपने ज़मीन पर है, वहाँ उसे लगता है कि हम तो दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। और उसमें भी ममता बनर्जी की सरकार ने, अब किसी से बात करें कहता है नहीं विकास तो हुआ है, ममता जी ने किया है, वो मुसलमानों के लिए किया है, हम लोगों के लिए नहीं किया है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, चाहे आप चले जाएं साउथ 24 परगना, दिनाजपुर में, कि कोई एक हिंदू ग्राम का व्यक्ति कहता कि नहीं हमारे लिए विकास कार्य हुआ है। आप देखें, मैंने ये अनुभव किया कि जहाँ भी थोड़ी भी मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ का चुनावी रंग बिल्कुल अलग है। वहाँ ठीक बात है कि जब मुस्लिम समुदाय बात करता है तो ममता बनर्जी के विकास कार्यों को गिनाता है, लेकिन जैसे ही मैं हिंदू लोगों से बात करना शुरू करता था तो वो किसी भी मुद्दे पर नहीं जाते थे। उनका सिर्फ कहना होता था कि अब बहुत हुआ, अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये कुछ ही दिन में बांग्लादेश बन जाएगा। नारकीय स्थिति है मालदा की, नारकीय स्थिति है, आप चले जाएं मुर्शिदाबाद की, बहरामपुर के पूरे इलाके की, आप नादिया डिस्ट्रिक्ट चले जाएं कि वहाँ कोई अपने घर में भी घंटी नहीं बजा सकता। मंदिर पे लाउड स्पीकर बजना, आरती होना, पूजन होना तो अलग की बात है। सार्वजनिक स्थलों पे जहाँ परंपरागत तौर पर बंगाल में काली पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा होते थे, सरस्वती पूजन, वो सब बंद हैं इन सब जिलों में। तो अब वहाँ की जनता के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कहते नहीं 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 नहीं, अब हमारे लिए विकास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा वो है कि हम अपने गांव में सुरक्षित बतौर हिंदू जी सकें। ये पहली बार मैंने बंगाल को पिछली बार भी देखा, उसके पहले के इलेक्शन को भी देखा, इस बार देख रहे हैं कि बड़ा कह सकते हैं कि एक भीषण चेंज, जानबूझकर की शब्द का प्रयोग मैं कर आप रहा तो हूं। 2011 के चुनाव में हम महीनों तक रहे, महीनों तक, 2.5 महीने में रहा। मुझे याद उस समय एक परिवर्तन की अलग लहर यहाँ पर थी, लोग सीपीएम से तंग थे। ममता बनर्जी में उन्हें एक अलग छवि दिखाई देती थी, उन्हें लगता था कि जितने दुख दर्द हैं सब दूर हो जाएगी, ममता बनर्जी आएंगी और सब दूर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा ममता बनर्जी ने जो राजनीति की उससे बीजेपी को तो बहुत कम करना पड़ा है धीरेन्द्र जी, बहुत कम करना पड़ा है। वो तो ममता बनर्जी ने खुद ही अपनी छवि बना ली कि पश्चिम बंगाल की सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है। अच्छा, ऐसा मैंने महसूस किया उन इलाकों में। अच्छा, अगर मैं ये देखता हूँ कि चंडी पाठ है, फिर वो आजकल महेश्वर सूत्र भी कोशिश करती हैं और बिल्कुल सही मैंने कहा देखा वो हरि नाम को लेती हैं, जिसमें उन्होंने कल दुर्गा सप्तशती के श्लोक पढ़ती हैं। कल विष्णु सहस्त्र नाम में से शायद कुछ हिस्सा उन्होंने, चूंकि मैंने इस तरह से उनको सुना नहीं था कि कभी इस तरह वो करेंगी। ऐसा उसका असर वहाँ नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। लोग कह रहा है कि ये पढ़ रही हैं तो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं वो हिंदू हैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो खुद हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो काम करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असर मैंने नहीं देखा उनके चंडी पाठ का और दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के उच्चारण का। कोई फायदा, कोई असर मैं जिन इलाकों में घूमा वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ केवल लोग कहते हैं कि आप जाइए, चलिए देखिए मेरे मंदिर की ज़मीन को कब्जा कर कब्रिस्तान बना लिया गया, मेरे काली स्थान पर मजार बना करके उसे 4 साल पहले घोषित कर दिया गया कि मुस्लिम ज़मीन है। लोग इन सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं। जहाँ भी थोड़ी भी मुस्लिम जनसंख्या है, गांव में एक घर है, पता लगा पूरा गांव त्रस्त है। क्यों? लोग से पूछे भाई आप तो पूरे गांव में 250 घर आप हिंदू हैं, एक घर मुस्लिम क्यों परेशान करता है? सारे लोग कहते हैं सरकार और टीएमसी की सरकार है, ममता दी की सरकार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जहाँ ऐसी मनोस्थिति है तो उनकी सोच भी अलग ही होगी, राजनीति को अलग अंदाज में वो देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, केरल भी कवर किया, क्योंकि कम जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ मैंने इतना मतलब देखा हो, इतना विराट अनुभव जितना आपका है, जैसे कि आपने वहाँ भी किया, केरल भी कवर किया, जो बहुत नॉर्थ बेल्ट के मैंने कम लोगों को देखा। फिर आपने यूपी, तो कोई बात ही नहीं रही, यूपी तो आपके लिए प्लेग्राउंड हो गया। लेकिन वहाँ भी इस तुष्टीकरण के आरोप लगे। लेकिन आप इन सब को बंगाल के तुष्टीकरण से अलग कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव के तुष्टीकरण की बात देख लें आप, खुद आपको बहुत गहरा अनुभव है उत्तर प्रदेश का, आप खुद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उस इलाके से हैं जहाँ राजनीति का एक अलग रंग दिखता है। मायावती के तुष्टीकरण को देख लें। कभी भी हिंदुओं के त्यौहार की कीमत पर मैंने नहीं देखा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं 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 मूर्ति विसर्जन रोक दो क्योंकि 2 दिन बाद ताजिया निकलना है। हाँ, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, एक उत्तर प्रदेश में पुलिस हमेशा से व्यवस्था करती रही कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में हिंदू लोग अपना विसर्जन कर लेंगे, उसके बाद भाई ताजिया निकलेगा। ये मुलायम सिंह जो सबसे ज़्यादा बदनाम थे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उनके काल में भी हम लोगों ने देखा कि ये ऐसी व्यवस्था हो जाती थी। बंगाल में ऐसी व्यवस्था हुई ही नहीं। कलकत्ता जैसे शहर में रोक दिया गया कि आप जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। देखिए, बंगाल की जनसंख्या जो है वो 2 तरीके से मैं मानता हूँ। एक जो ग्रामीण है वो अलग माइंडसेट की है,
जो शहरी जनसंख्या है, जो पढ़े लिखे लोगों की है, उनका सोचना, सेकुलरिज्म पे सोचना बिल्कुल अलग था। ममता बनर्जी ने अपने कार्यों से शहरी जनसंख्या को भी अपने खिलाफ खड़ा कर लिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ त्योहारों पर, मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाकर। अच्छा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, अब मैं आप पे फैक्ट पे आता हूँ। अगर इतना सब कुछ था तो ममता बनर्जी का वोट कैसे बढ़ गया लोकसभा में? देखिए, ममता बनर्जी का जो वोट बढ़ा, आप देखें कि आप सेफोलॉजी के हिसाब से देखें कि कई बार होता है कि कोई प्रत्याशी कम वोट पाकर जीत गया और दूसरी बार उससे ज़्यादा वोट पाकर वो हार जाता है, क्योंकि वोटों का बंटवारा कितने खाने में हुआ है देखने वाली बात होगी। पिछली बार सीपीएम चारों खाने चित हो गई है, बंटवारा मेजर जो बंटवारा हुआ वो बीजेपी और टीएमसी में हो गया। सीपीएम तीसरी शक्ति के लिए लड़ती रही, तमाम उसके दिग्गज गिर गए, आखिर वो वोट गया कहाँ? तो तब नारा लगा था कि वाम का वोट राम को जाएगा, तो वो बीजेपी, इसलिए बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा। तो जो बीजेपी के साथ नहीं सहज महसूस कर सकते थे, जो सीपीएम से तंग होकर भागे, वो ममता में चले गए। मैंने ये अनुभव किया कि ये वजह एक है। अच्छा, इस बार एक और चीज़ नारा जो चल रहा है कि 2021 में राम को और 2026 में वाम को, ये क्या मतलब है? देखिए, ये एक बहुत गजब की राजनीति है और मुझे लगता है कि ये नारा जो दिया है ये सीपीएम की तरफ से आया है, क्योंकि सीपीएम के तमाम दिग्गज नेताओं से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि बीजेपी हमारे लिए चुनौती नहीं है, चुनौती हमारे लिए ममता बनर्जी है। अगर उनको उखाड़ना है तो बीजेपी पर आंख मूंदना पड़ेगा, कहा कि अगर बीजेपी सक्षम है इस समय ममता बनर्जी को उखाड़ देने में, तो हमारे लिए हाइबरनेट कर जाना या अपने को बनाए रखना ही है, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी को उखाड़ना वो बहुत कठिन नहीं समझते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, हिंदी भाषियों की पार्टी है, बंगाल में वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, बंगाली मिजाज के नहीं है, बंगाली संस्कृति और कल्चर को नहीं जानते, बंगाली राजनीतिक व्यवस्था को नहीं जानते। ऐसा उन लोगों का सोचना है बीजेपी नेताओं के प्रति। तो इसलिए अब ये नारा लगा कि इस बार चलो चलो ममता को हटाओ, 26 में तो हम बीजेपी को हटा देंगे। ये सीपीएम की एक राजनीति यहाँ पर चल रही है जिसको मैंने अनुभव किया। अच्छा, एक और सवाल मेरा एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जब उधर घूम रहे थे, जैसे नॉर्थ के बाद हम लोग उस तरफ हिस्से में, जो वहाँ की मुस्लिम आबादी या माइनॉरिटीज़ जो है, हालांकि माइनॉरिटीज़ की परिभाषा पे काफ़ी बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है कि आखिर माइनॉरिटीज़ कहाँ और कितने % पे होगी, लेकिन आप ये देखें कि उन हिस्सों में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसको पसंद किया जा रहा है, या क्या प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ अपील है या बीजेपी की? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार अगर मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मुझे भीड़ दिख रही है जो अपने से उनके साथ कनेक्ट कर रही, बाकी की बड़े थिन भीड़ है जिसको हमको कहना चाहिए। उधर क्या हाल है? आपने बड़ा बारीकी से देखा है इसका मतलब धीरेन्द्र जी। आप देखें कि अगर कहीं उत्तर प्रदेश होता है या बिहार या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मोदी का जलवा चल रहा होता है, यहाँ माना जाता था कि यहाँ क्या करेंगे हिंदी में भाषण देकर के मोदी, समझेगा कौन इनको। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सभी सीटों पे मुझे कम से कम मोदी ही चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। और मोदी के बाद अगर किसी नेता की ओर यहाँ की जनता पलट कर देखती है या बात करती है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये आपने नोट किया? एकदम खास तौर पे उन इलाकों में मैंने नोट किया, जैसे पहले मैंने कहा कि जहां मुस्लिम जनसंख्या थोड़ी भी है, लोगों को लगता है कि यही व्यक्ति ऐसा है जो हमारे कष्ट का हरण कर सकता है, नरेंद्र मोदी। मैंने पूछा कि ये जो इस समय प्रत्याशी है, एक बेथवा डोरी का इलाका है जो जहाँ से प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को बनाया है बीजेपी ने जिसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो टीएमसी बैकग्राउंड का रहा है। तो हमने कहा कि आप वोट डालेंगे इसको, पलासीपाड़ा विधानसभा? तो कहा कि इसको थोड़ा ही वोट देना है, वोट तो मोदी को देना है। आप सोचे कि दिलीप घोष की चर्चा वो नहीं करते हैं, बंगाल के जो उनके बड़े चेहरे हैं उनकी किसी की चर्चा नहीं करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मोदी को वोट दें और मोदी से अपील है कि वो योगी जैसा एक मुख्यमंत्री हमें दे दें। आप सोचे कि एक नंबर पे मोदी और दूसरे नंबर पे यहाँ योगी नजर आते हैं। सोचिए कि यहाँ की जो सबसे बड़ी जनसंख्या अभी भी हिंदुओं की है, वो ठीक बात है कि नादिया जिले के लगभग 3 ब्लॉक हिंदू विहीन हो चुके हैं, 117 गांव में एक भी हिंदू नहीं है, रिकॉर्ड पर है, सरकारी रिकॉर्ड में है, घर में ताला बंद है, वो भाग चुके हैं। अच्छा, पहले वो लोग थे, ये कब तक थे? उनका घर आज भी है, ताला उस पे लगे हुए हैं। मैंने अपने कैमरे पे कैद किया है, लोगों से बात किया है, सब बोलते हैं हो गए। उनकी ज़मीन पे, उनकी जो खेती की ज़मीन थी, उनके मंदिरों पे, सब पे कब्जे हो चुके हैं। वो रह नहीं सकते थे, उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता था, उनकी औरतें खेत में काम नहीं कर सकती थी। ऐसा आरोप है या इसको आप? मैंने देखा, जैसे मैं बताता हूँ, आप कालीगंज चले जाइए, कालीगंज तहसील चले जाइए, आपको आप गाँव के गाँव देखते चले जाइए, 117 गांव में अगर आपको मिल जाए, हाँ रिकॉर्ड पे जरूर मिलेगा, सरकारी रिकॉर्ड में जरूर मिलेगा, और वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से सरकारी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है।
अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे समय में रिपोर्टिंग करना विकास जी बहुत ख़राब समय होता है, जब आप पर जनता लगातार भक्त होने के आरोप लगा रही हो। बिल्कुल। अगर हम लोग जब ये बोल रहे हैं तो आपको इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, तो ऐसे में आपका जो भी आप कह रहे हैं वो बड़ी गंभीरता से, और उसको हम लोग, ये मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हम जो कहते हैं वो रिकॉर्ड पे रहता है और आप उसको चेक करके हमको गलत कह सकते हैं। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्या कारण है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, सवाल पूछे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों के जो कहेंगे कि ये संघ का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है, ये बिक गया है, ये पैसे लेकर आया है। उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार ज़रूर आएँ और ये 2-4 ज़िले जो हैं वहाँ घूमें, अलग अलग ब्लॉक में जाएं, अलग अलग गांवों में जाएं, वहाँ की स्थिति को वो खुद देखें और उसके बाद हमारे ऊपर चाहें तो बात डाल सकते हैं कि आपने झूठ कहा, गलत कहा, आप पत्रकार होकर के इस तरह की गलत बयानी क्यों कर सकते। अब हम लोग वापस आते हैं, चूँकि हम लोगों को, मुझे लगता है कि पता नहीं, हम लोगों को सफाई देने की भी अब एक बड़ा वो हो गया, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि बचा रहे आदमी का विश्वास, इसलिए हम लोग बार बार सफाई देने की। अब कल 30 सीटों पर चुनाव है, आप यहाँ पहुँच गए, आपने देखा, इनको कैसे देख रहे हैं, यहाँ क्या होगा? ये देखिए, एक चीज़ देखें कि ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। 25% से लेकर के और 38% तक एवरेज मुस्लिम आबादी लगभग हर जगह है। तो ये तो मान कर चलिए कि वो ममता दीदी या कुछ उसमें से सीपीएम यानी लेफ्ट फ्रंट की ओर भी जा सकते हैं, तो उसमें तो बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, बीजेपी वाले दावे भी नहीं कर सकते। आप देखिए, जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 55 विधानसभा सीट ऐसे हैं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, जहाँ से कहा जाता है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले उसका कुछ होने वाला नहीं है। 50 के आसपास ऐसे सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि हाँ, वहाँ की सारी हिंदू जनसंख्या जितनी भी अभी मौजूद है वो 80% एक साथ अगर बीजेपी को वोट करे तो बीजेपी को उम्मीद है। इस 30 की अगर हम बात करें तो सब जगह मुस्लिम वोट इतना ज़रूर है जो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। लेकिन जिस तरह की हमने लामबंदी देखी है, लामबंदी पोलराइजेशन आप कहें उसे, हिंदू वोटर्स को इस बार आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब तमाम लोग, जैसे जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं, अभी मार्केट एरिया में घूम रहे हैं, खोंचे वाले बता रहे हैं कि, और एक बयान आ गया कि 4-4 पाकिस्तान बना देंगे। आज उसकी बड़ी चर्चा है मार्केट में, लोगों से हमने बात की। अच्छा, हाँ, कि कह रहे हैं कि अरे वो तो कह रहा है 4 पाकिस्तान बना देंगे, कहा अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तो बांग्लादेश बना देंगे वो। तो अब लोगों में दहशत धीरे धीरे बैठ गया है यहाँ। वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, मुस्लिम जनसंख्या यहाँ बढ़ी, उसके कई कारण हैं, घुसपैठ भी कारण है, उनकी खुद की जनसंख्या बढ़ी है, बाहरी लोग भी कुछ आके बसे हैं, बहुत सारे कारण हैं कि बढ़ी है। उसका असर अब हिंदू जनसंख्या पर जो हुआ है ना, जैसे खुले में बुचर खाना चलना, तमाम लोग हैं, ये इधर के बगल के इलाका। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे जो हिंदू हैं, ये बहुत सारी बहुसंख्यक आबादी तो खुद खाती है मीट, तो उसके इससे क्या दिक्कत खुद है? यहाँ की तो परंपरा है कि तमाम वैष्णव लोग भी मछली खाते हैं, वो अलग है, यहाँ के संस्कृति में है मांसाहार। तो फिर ऐसा क्यों है? लेकिन खुले में अगर मान लिया जाए कि कुछ भी है, हिंदुस्तान है और पश्चिम बंगाल है, अगर गौकसी होगी तो मांस खाने वाला हिंदू भी मुझे नहीं लगता कि वो पसंद करेगा। और आप देखें कि एक मौका ऐसा आया था कि कलकत्ता में खुले तौर पर बीफ पार्टी मनाई गई थी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बातचीत को और थोड़ा सा गंभीर हो जाने देते हैं, हो सकता है लोगों को थोड़ा सा ये वो लगे, लेकिन मैं खुद की, मुझे जिस राज्य में 2 बार डिवीज़न झेले हों, जिस राज्य ने एक बहुत बड़ी सांप्रदायिकता को झेला हो, उसको वाम मोर्चे ने किस तरह 34 साल तक रखा, आपको लगता है कि उस वक्त हिंदू और मुस्लिम का सवाल खड़ा नहीं हुआ? देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे जगह ले जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा चला जाऊँ, पंजाब चला जाऊँ, पश्चिम यूपी के बाद पूर्वी यूपी में चला जाऊँ। वहाँ के खेतों को देखिए, वहाँ के किसानों को देखिए और तुरंत आप बंगाल आ जाइए। यहाँ आपको खेत में कहीं ट्रैक्टर चलते हुए दिखा है? यहाँ ट्रैक्टर हैं, वो ईंट भट्ठे को मिट्टी पहुँचाने के लिए और लोगों के घर बनाने तक के लिए ईंट पहुँचाने के लिए। सीपीएम ने, यानी जो वाम फ्रंट की सरकार थी, उसने यही किया, खेतों में ट्रैक्टर नहीं उतरने दिया। आप सोचेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो लोग नक्सली मूवमेंट से निकलकर यहाँ आए और हिंसा हुई और जितने भी गांव यहाँ थे, वहाँ के जितने समृद्ध और ज़मींदार टाइप के लोग थे, सबसे पहले वो भगाए गए और एक ज़मीन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया 77 में। और उसमें जितने भूमिहीन लोग थे सबों को उन्होंने ज़मीन दिया। यही वजह है कि यहाँ चास बोलते हैं, सबको चास है, छोटे छोटे, कोई 1.5 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई 2.5 एकड़। किसी भी गांव में आप 10 एकड़ के किसान को यहाँ नहीं ढूंढ सकते हैं,
नहीं ढूंढेंगे आप, वो मिल ही नहीं सकता। रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, हमें तो जमीन का बंटवारा किया। उसके बाद उन्होंने एक काम किया कि यहाँ की राजनीति में, जिसे मैं बहुत बार तारीफ भी करता हूँ हालांकि, कि उन्होंने धर्म और जाति को घुसने नहीं दिया। उनकी ताकत उनकी थी, वो जानबूझ करके किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाते थे जिसकी जाति उस विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम हो, तो वो रोकने में कामयाब हुए थे। धर्म की राजनीति नहीं होने दिए, जाति की राजनीति नहीं होने, जब तक वो रहे एक घर कोई है, हाँ ठीक है प्रत्याशी है, वो जीतता भी था। उस समय भी ये समस्या थी, लेकिन सीपीएम के जो ममता बनर्जी के समय में जो स्वरूप देखने को मिला, सीपीएम के लोग कमोबेश शर्म से कि हम तो धर्म मानते नहीं हैं, हम किसी का न तुष्टिकरण करेंगे, न किसी को सराहेंगे, न किसी को इनकार करेंगे, हमारे लिए सब बराबर है, हम धर्म मानते ही नहीं। तो इस लोक लाज में, अपने सिद्धांत के लोक लाज में वो कुछ बैलेंस करके चलते थे। ये जो मुस्लिम समस्या आज यहाँ दिखाई दे रही है, सीपीएम इसको दबाने में की कोशिश करती थी, दबाने की कोशिश करती थी। आज की मैं बात अभी सुबह बात करते करते मैं फिर इसी में कह दूं, क्योंकि बहुत सारी लंबा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास अभी उतना है नहीं, लेकिन हम कुछ और सवाल भी पूछूंगा, और विकास जी भी हो सकता है मुझसे कुछ जानना चाहें। लेकिन आज का मैं नंदीग्राम को ज़रूर जोड़ दूंगा, क्योंकि कल फिर बात दूसरे दिन की होगी, कल हम फोर्थ फेज के बाद की बात करेंगे। लेकिन आज नंदीग्राम में एक सभा हुई, और उस सभा में मुखर्जी, यानी जो मीनाक्षी मुखर्जी हैं, जो युवा कैंडिडेट है नंदीग्राम में, उनका नाम शायद जो लोग सुन रहे हैं कम लोगों ने सुना होगा, वो संयुक्त मोर्चे की सीपीएम की कैंडिडेट हैं। और आज वहाँ सभा हुई, क्योंकि वहाँ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और मंच से बाकायदा कहा गया कि किस तरह से ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री, उनको हराना है और हमको हमारा कैंडिडेट जिताना है। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ बहुतायत, उस भीड़ में बहुतायत जो उनको सुनने आई थी, समर्थकों की भीड़ थी, उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग थे। यानी जो 2,13,000 हिंदू वोटर और 65 से 70 हज़ार के बीच में मुस्लिम वोटर थे, उनमें से जो आज संख्या थी लगभग 5-7 हज़ार, या उसको हो सकता है कि कुछ लोग हमको कहें कि क्या हम कम आंक रहे हैं क्या, लेकिन जो 5-7 हज़ार 10 हज़ार की भीड़ थी, उस भीड़ में बहुतायत अल्पसंख्यक वर्ग की थी। और ये बात आप समझ सकते हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ थे, जो हिंदुत्व के, हार्ड हिंदुत्व के फेस हैं। आज वहाँ मुस्लिम जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स में माना जा रहा कि एक एक्सट्रीमिज्म का पॉलिटिक्स है, जिसके बयान हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, यहाँ तक कि वाम मोर्चे के हिंदू वोटर्स ने उनके बाद बीजेपी की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया जब आईएसएफ का कोऑर्डिनेशन हो गया सीपीएम के साथ। आज उसकी रैली थी। तो मैं अपनी तरफ से तो ये समझ रहा हूँ कि एक एक वोट की चोट ये ममता दीदी पर होगी, क्योंकि ममता दीदी अभी तक उसमें कोई बंटवारा नहीं मान रही थी। जो 65,000 वोट थे, वो उनको लग रहा था कि जो 80 से 90% पोल होगा वो कंप्लीट उनका है। उनको जो चंडी पाठ करना है, जो उनको विष्णु सहस्त्रनाम या जो महेश्वर पाठ करना है, उसका फ़ायदा उनको उसमें होगा। यानी लड़ाई पहली बार, मुझे ऐसा लगा, मैं विकास जी से भी उसको समझना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा लगा कि मुस्लिम वोट निर्णायक नहीं है, जो कि अखबार दिल्ली से आए जो जर्नलिस्ट, हमारे जैसे तमाम लोग, जिनका सबसे पहला जो आंख बंद करके हम लिखते हैं, जिसमें हम सोचते नहीं हैं कि उसमें लिखते हैं मुस्लिम वोट निर्णायक है, वो फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज अगर वो निर्णायक कौन है, निर्णायक अभी तक हिंदू वोट लग रहे थे कल तक, क्योंकि 2,13,000 वोट, अगर वो उनमें डिवीज़न कितना होगा, ममता बनर्जी की तरफ वो कितने आएंगे या वो शुभेंदु की तरफ कितने जाएंगे, ये तय हो रहा था। यानी पहली बार नंदीग्राम में मुस्लिम वोट निर्णायक नहीं था। आज उसमें थोड़ा सा शिफ्ट होता है कि अगर उसमें से भी चला जाता है तो ममता दीदी को गले में फांस हो जाएगी। तो आपको लगता है पीरजादा, हालांकि बाकी सब जगह हम देख रहे हैं ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर वो 8-10 हज़ार की भीड़ वहाँ खींचते हैं, जिसमें 5-7 हज़ार लोग अल्पसंख्यक हैं, तो आपको लगता है कि ये एक और बड़ा खतरा हो गया? जी बिल्कुल, खतरा तो इनके लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखें कि यहाँ 2 तरह के मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक उर्दू भाषी हैं, एक बांग्ला भाषी हैं। बांग्ला भाषी जो, उसमें बांग्लादेशियों की संख्या ज़्यादा है, जो यहाँ गांव के मुस्लिम हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जो उर्दू भाषी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि तो लखनऊ से हाथ में लोटा मुँह में पान करके आए थे। यहाँ के लोग व्यंग में बोलते हैं कि नवाबों के टाइम पे आके, और नवाब वही बने थे और सारी संपत्ति जायदाद और ताकत उन्हीं के पास थी। ममता बनर्जी ने बड़ी खूबसूरती से, जब इन्होंने राजनीति शुरू की सीपीएम के खिलाफ, तो पहले उर्दू भाषी मुसलमानों को अपनी तरफ किया,
क्योंकि उनका झुकाव शुरू से कांग्रेस की तरफ था। जैसे कि वो कहते हैं आज सीपीएम के लोग कि माओवादियों को भी इन्होंने अपने साथ लिया। हाँ, वो ठीक उसी तरह। बाद में ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषी मुस्लिम को तोड़ा, जिसकी वजह से सीपीएम का पांव उखड़ गया और ममता बनर्जी आई। अब आज की स्थिति ये है कि उर्दू भाषी जो मुसलमान है वो कंफ्यूज है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के पीछे जाए या अब्बास सिद्दीकी के पीछे जाए या फिर ममता बनर्जी का साथ दे। लेकिन ये जो बांग्ला भाषी मुस्लिम्स का बंटवारा अभी दिखाई दे रहा है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे मुताबिक अगर 5% तक अब्बास सिद्दीकी अगर तोड़ने में कामयाब हो गए तो ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसे तो अपना वो 100% ही मानकर चल रही ना पूरे अपने 10 साल के नंदीग्राम में। हम भी आज से पहले, जब मैंने आज देखा, उससे पहले मैं भी ये मान के चल रहा था, क्योंकि मीनाक्षी मुखर्जी के झंडे पोस्टर कहीं नहीं थे। मैंने सवाल भी पूछा था कि आपका कुछ है नहीं, तो उन्होंने कहा हम लोगों के दिलों में है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लोगों के दिलों में से 5% भी ले आई तो ममता बनर्जी काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगी, बल्कि हार के करीब है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप उनकी राजनीति 10 वर्ष का देखिए ना, किसको वो संतुष्ट करती रही, किसे अपने खेमे में रखने की कोशिश करती रही 10 वर्ष तक, जिसके लिए वो करती रही, जिसके इल्ज़ाम आज बंगाली जनता ही उनके ऊपर लगा रही है ना। हम आप तो अनुभव करके बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ के मतदाता नहीं हैं कि आज जो पूरी एक बड़ी हिंदू जनसंख्या करे कि हाँ विकास कार्य हुआ, मुसलमानों के लिए हुआ, मुस्लिम्स के लिए सब कुछ होता है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं फिर आपको भी बता दूं कि जहाँ तेखाली मोड़, जब आप होंगे कल खिजूरी में, वहाँ तेखाली मोड़ का जो ब्रिज है वहाँ से शुरू करके एक सड़क पहुँचती है और वो बाज़ार तक ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा नई सड़क बनाई है जो पिछले 5-7 दिन में, उसमें क्या है कि कोई बजट होगा जो भी कहा जाता होगा, हालांकि मुख्यमंत्री आई तभी सड़क बनी है, बाकी नहीं बनी है। तो उसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि ये उसी हिस्से में बनाई गई जहाँ की नंदीग्राम 1 है, यानी जहाँ मुस्लिम वोटर हैं, ऐसा ये कहा गया है। हाँ बिल्कुल, मैं यही अनुभव करता हूँ कि जहाँ मैं गया मैंने खुद भी देखा कि जहाँ सड़कें अच्छी बनी हैं, स्कूल के बिल्डिंग बड़े रंग रोगन किए हुए हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था, जो पाइपलाइन की। यहाँ एक बात बंगाल में है, हम लोगों के गाँव से थोड़ा सा ठीक है कि यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था टोटी के माध्यम से कुछ बहुत सारे गाँवों में हैं, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन आप चले जाइए कि जहाँ पानी ऐसे यूं ही बह रहा है तो लोग कहते हैं वो हिंदू गांव होगा, जहाँ सुंदर खूबसूरत टोटी लगी होगी वो मुस्लिम गांव होगा। इस तरीके से लोग तुलना करके यहीं के लोग बताते हैं। एक बात और इंटरेस्टिंग है कि वो जो मैं सोशल मीडिया, ये सवाल मैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए पूछ रहा हूँ, चाहे आप उसको कैसे सुने, क्योंकि मुझे कई सारे मैं देखता हूँ जो लिख के आते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी पीड़ा होती है कि लोगों को न समझना है, न बोलना है, लिख देना है, क्योंकि उनको लगता है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के समर्थक तो बहुत आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप बीजेपी की तरफ कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेसी यहाँ खुद उनके नेता यहाँ नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, क्या चक्कर है? कांग्रेस की स्थिति तो आप कुल मिलाकर पूरे देश में देखिए, और यहाँ क्या है कि उनके साथ अजह की स्थिति है कि वो किसके समर्थन में खड़े हों और किसका विरोध करें, जो मैंने अनुभव किया। क्योंकि ममता बनर्जी की जो अभी स्थिति है और ममता बनर्जी के प्रति जो टेम्परामेंट लोगों का, जो बहुसंख्यक लोगों का दिख रहा है, उसमें कांग्रेस को लग रहा है कि शायद इनके साथ अगर खुल के खड़े हो गए या कुछ किया तो हमारा आगे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीजेपी के साथ वो आ नहीं सकते, सीपीएम के साथ एक अलग राजनीतिक स्थिति उनकी है, इसलिए कांग्रेस के लोग अपने वजूद को यहाँ बचाए रखना चाहते हैं, कूद करके मैदान में आना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में अगर कोई पार्टी है तो मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस है, क्योंकि राहुल गांधी का कोई बयान नहीं, बल्कि कई पोस्टर्स पे मैंने देखा राहुल गांधी का फोटो ही नहीं है, प्रियंका का है, राहुल का नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है। आपने अनुभव खुद किया होगा, आप इतना घूमे हैं बंगाल में कि देखे कहीं राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नहीं, ये यहाँ तक कि जो इनका एक बहुत ही बड़ा चेहरा है बंगाल का, अधीर रंजन चौधरी, मैंने तो अभी तक कहीं नहीं देखी। हाँ, उनके कुछ इलाके में जहाँ गए थे तो कहीं कहीं उनकी तस्वीरें जरूर लगी हुई थी, राहुल गांधी यहाँ दिखाई नहीं दिए। मुझे लगता है कि वो शायद अब उन्होंने ये भी छोड़ दिया क्या कि अब वजूद भी नहीं बचाना है, क्योंकि उन्हें लगा कि सीपीएम तो तीसरी शक्ति के तौर पे यहाँ फाइट कर रही है, लड़ाई तो ये दोनों लोगों में ही है, तो अच्छा है कि दूर से ही थोड़ा तमाशा देखो, जब मौका मिलेगा तो हम भी कुछ करेंगे। तो आज हम इस चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। हालांकि अभी विकास जी का भी एक क्वेश्चन का सेशन जो मेरे साथ होना था वो हम फिर करेंगे और आप लोगों के साथ इसको समझेंगे, लेकिन आज की जो हम लोगों की विवेचना है वो थोड़ा बढ़ गई। हम हालांकि 30 सीटों पर रहना चाहते थे, लेकिन तभी विकास जी आए तो हमको लगा कि तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उनको विकास जी के इस पूरे अनुभव को शेयर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट में जोड़ देता हूँ कि अधिकारी, शिशिर अधिकारी यानी बड़े अधिकारी, उन्होंने साफ किया है कि ये 30 की 30 सीट बीजेपी को मिल रही है। अब 2 मई को हम लोग देखेंगे
आज की जो हम बोल रहे हैं, जो शिशिर ने बोला। हालांकि मेरा आज यही टेक है कि कल जो होने जा रहा है वो 2019 को दोहराएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल 2019 को दोहराएगा। लोगों की मानसिकता मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की परिवर्तन की बात लोग 2011 में कर रहे थे, आज भी परिवर्तन की बात लोग कर रहे हैं, उबे हुए हैं, दूसरी कसौटी पे अब कस रहे हैं। पहले कोई और कसौटी उनकी थी, आज कोई और कसौटी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो दावे तमाम दूसरे लोग कर रहे हैं वो बहुत सही होंगे। मुझे लगता है कि जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें बहुत हद तक बीजेपी अपने को सिद्ध कर पाएगी। तो शुक्रिया। तो आप सब लोगों के साथ इस बातचीत में फिर आगे की तरफ जुड़ेंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का।